वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए मॉडल सेट नंबर 2 लगाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग बिहार दरोगा मेंस और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी सेट जरूर लगाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है बेंगलुरु शहर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 मैच में एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों T20 मैच में एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया है किरण पोलार्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो कि उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है मोहन कृष्ण बोरा जी को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश को 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो कि 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जेल में बंद किस चीनी पत्रकार को लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वह चीनी पत्रकार का नाम है झैंग सेन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संकल्प से सिद्धि अभियान का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों संकल्प से सिद्धि अभियान का उद्देश्य है आदिवासी बहुल गांवों के वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसे कि हाल ही में क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का नाम क्या है? तो दोस्तों दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का नाम है मेफ्लावर 400। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो दोस्तों भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली देश ने की है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडिया डायवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजाति का संरक्षण की श्रेणी के विजेता कौन है? तो दोस्तों, इंडिया डायवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजाति का संरक्षण की श्रेणी की विजेता का नाम है साजी एनएम। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, यह स्थापित किया गया है जापान के सहयोग से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य के हैदरपुर आदि भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के हैदरपुर आदि भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 में महिला एकल की विजेता कौन रही है? तो दोस्तों, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 में महिला एकल की विजेता रही है एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है धोलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एशियाई युवा पैरा खेल का 5वां संस्करण 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, एशियाई युवा पैरा खेल का 5वां संस्करण जो कि 2025 में होगा ताशकंद में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पद्मा सचदेव जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी? तो दोस्तों, यह कवियत्री थी डोगरी भाषा की। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में रामसर स्थल में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य स्थित है हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड राज्य की सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई ड्रामा फिल्म कुंजगल किस भाषा की फिल्म है? तो दोस्तों, कुंजगल जो कि तमिल भाषा की फिल्म है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 छक्का लगाने वाला भारत के पहले एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि T20 क्रिकेट में 400 छक्का लगाने वाले भारत के पहले एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का निम्न में से कौन सा न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? तो दोस्तों न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कब एक उद्घोषणा के तहत बंगाल से अलग करके बिहार तथा उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया था? तो दोस्तों बिहार तथा उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने अजी मुसान को बिहार का सूबेदार बनाया था जिसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था? तो दोस्तों वह थे औरंगजेब। औरंगजेब ने अजी मुसान को बिहार का सूबेदार बनाया था जिसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार राज्य की बाण सागर परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों बिहार राज्य की बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार राज्य के बेगूसराय जिले से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र से कोयला रूपी खनिज प्राप्त होता है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है राजमहल का क्षेत्र। राजमहल के क्षेत्र से कोयला रूपी खनिज प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो दोस्तों सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 9 फरवरी 1916 में और पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा बिहार राज्य के सासाराम जिले में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों जो सासाराम जिले में अवस्थित नहीं है वह है तलहड़ कुंड, जबकि मझर कुंड, तुतला प्रपात, धुआं कुंड यह तीनों सासाराम जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है? तो दोस्तों बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है गोरैया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कब बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची अवस्थित है? तो दोस्तों नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची अवस्थित है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य से संबंधित निम्न में से किस एक को उपनाम लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य के निम्न में से किस स्थान पर हरियर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों हरियर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है सोनपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, समशिष्ट अर्थव्यवस्था के पारंपरिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो दोस्तों समष्टि अर्थव्यवस्था के पारंपरिक सिद्धांत के संदर्भ में जो गलत है वह है ऑप्शन ए, सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से पूर्ण रोजगार। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आय की विषमता को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट ई पार्क ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डीजी कर्वे समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों डीजी कर्वे समिति का संबंध है लघु उद्योगों के विकास से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है। तो दोस्तों बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा का पालन कर रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बेलाडीला खान, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार दिया था? तो दोस्तों निर्धनता की अवधारणा पर विचार दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ई कुबेर क्या है? तो दोस्तों ई कुबेर है भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है? तो दोस्तों लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है करेंसी जमा अनुपात। ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। आरबीआई की स्थापना जो कि 1935 में हुई थी। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकार का बैंकर है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्व घाटे से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों राजस्व घाटा से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर प्राप्त होगा प्रभावी राजस्व घाटा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है? तो दोस्तों भारत में करों का भुगतान करना कानूनी दायित्व है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्व तटस्थ दर का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों राजस्व तटस्थ दर का संदर्भ संबंधित है वस्तु और सेवा कर से। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि? तो दोस्तों संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया था? तो दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को? तो दोस्तों भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो दोस्तों भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? तो दोस्तों वह पद है सॉलिसिटर जनरल का, जो कि संवैधानिक नहीं है। जबकि महान्यायवादी का पद, महाधिवक्ता का पद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद संवैधानिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो दोस्तों वह सदन है लोकसभा के। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों यह आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय नहीं है, वह है उच्च शिक्षा। जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सड़कें तथा पुस्तकालय, यह तीनों भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों वह भाग है भाग 9 में। भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? तो दोस्तों सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 311 के तहत सुनिश्चित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है? तो दोस्तों किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है? तो दोस्तों वह पात्र है पारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है?
तो दोस्तों पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो दोस्तों यह दिखाई देगा काला रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो दोस्तों विद्युत मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों जो भौतिक प्रक्रिया नहीं है वह है फलों का पकना। फलों का पकना जो कि रासायनिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय तब वह किस रंग का होता है। तो दोस्तों लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय तब वह बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। तो दोस्तों वह सक्रिय अधातु है फास्फोरस जो कि वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। तो दोस्तों जो हरितगृह गैस नहीं है वो है नाइट्रोजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड यह तीनों हरितगृह गैस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें होता है काइटिन। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें होता है काइटिन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल नहीं है। तो दोस्तों जो एक शैवाल नहीं है वह है नीला शैवाल,
जबकि हरा शैवाल, भूरा शैवाल तथा लाल शैवाल, यह तीनों शैवाल के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल विशालतम है? तो दोस्तों वह व्हेल है स्पर्म व्हेल, जो कि दांत वाली व्हेल विशालतम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों वह कोशिकांग है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो कि प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया गया था वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों वह अंग है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जो कि शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव पाचन तंत्र से संबंधित गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जो सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। पाचन कार्य मुंह गुहा से आरंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से आरंभ होता है। जठर रसों का स्राव आमाशय में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस शारीरिक प्रकम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो दोस्तों थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मसूड़े से रक्त स्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों यह विटामिन सी की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम सेल समूह है? तो दोस्तों भारत का प्राचीनतम सेल समूह है आर्कियन तंत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, जेलेप्ला क्लास श्रेणी, जो कि गलत दिया गया है। जेलेप्ला जो कि सिक्किम में अवस्थित है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। बनियाल धर्रा पीरपंजा श्रेणी में है। फोतुला जास्कर श्रेणी में है। खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में है। यह तीनों सुमेलित दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छोटी पहाड़ियों का वेलुकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो दोस्तों यह भाग है पूर्वी घाट का। छोटी पहाड़ियों का वेलुकोंडा समूह जो कि पूर्वी घाट का संरचनात्मक भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो दोस्तों इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है?
तो दोस्तों जो कथन गलत दिया गया है वह है ऑप्शन डी। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। गोदावरी नदी जो कि टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, और इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। प्राणहिता वर्धा पेनगंगा वेनगंगा के संगम से बनती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी है। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्रिबंकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो दोस्तों वह झील है अंचार झील, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों यह उत्पन्न होते हैं अंडमान सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा की नमी को रोके रखती है? तो दोस्तों वह मृदा का नाम है काली मृदा। काली मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो दोस्तों सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? तो दोस्तों भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं होकर गुजरती है? तो दोस्तों वह देश है यमन। यमन से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि मिस्र, माली तथा चाड से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ग्राबेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंध है? तो दोस्तों ग्राबेन संबंधित है रिफ घाटी स्थलाकृति से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान नहीं है? तो दोस्तों जो आग्नेय चट्टान नहीं है वह है नीस, जबकि ग्रेनाइट, झावा तथा बेसाल्ट यह तीनों आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा से संबंधित है? तो दोस्तों जो मृदा से संबंधित है वह है इडेफिक। अगला प्रश्न देखते हैं। होम स्टे घरों में रुकना के संदर्भ में मेडी, केरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है? तो दोस्तों वह राज्य का संबंध है कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक प्रक्रम दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो दोस्तों वह प्रक्रम है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो कि दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, जबकि चालन, संवहन तथा विकिरण यह तीनों दीर्घ तरंग विकिरण के भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है
वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है बृहस्पति। मीथेन बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित यंत्रों में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे जो कि उत्पादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो दोस्तों ऊर्जा की मात्रा घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? तो दोस्तों वह रोग है इटाई रोग जो कि कैडमियम के प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो दोस्तों भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, परवालों के विभिन्न वर्णों, आकृतियों तथा आकारों में विविधता को कहा जा सकता है? तो दोस्तों इसे कहा जा सकता है आनुवंशिक विविधता। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। परवालों के विभिन्न वर्णों, आकृतियों तथा आकारों में विविधता को कहा जा सकता है आनुवंशिक विविधता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो दोस्तों वह शासक है खारवेल। हाथी गुम्फा का अभिलेख खारवेल शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? तो दोस्तों गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति जो कि खेतरी हड़प्पाई स्थल की सूचक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था? तो दोस्तों बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह राज्य कौन सा था? तो दोस्तों वह राज्य था मल के। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो दोस्तों राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे?
तो दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तो दोस्तों वह युद्ध था तालिकोटा का 1565 में लड़ा गया युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था अहमद शाह फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे? तो दोस्तों वह स्थान था टोपड़ा और मेरठ से। टोपड़ा और मेरठ से 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, खानखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों खानका संबंधित है सूफी आश्रम से। अगला प्रश्न देखते हैं, यान्बू की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों यान्बू की संधि हुई थी ब्रिटिश तथा बर्मा के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सैन्य नियमावली फतुल मुजाहिदीन लिखी? तो दोस्तों फतुल मुजाहिदीन लिखी गई थी जैनुल आबदीन सुस्तरी के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1859-60 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो दोस्तों वह कारण था नई खोजे के कारण विश्व बाजार में इसका आलापकड़ होना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों दक्कन दंगा आयोग का संबंध था किसानों की ऋणग्रस्तता से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1850 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी? तो दोस्तों वह थे विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ने, जिन्होंने महाराष्ट्र में 1850 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था? तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम रखा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो दोस्तों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। थैंक यू।